तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। और आज हम कर रहे होंगे इसका लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर 5 का होने वाला है आज पार्ट 2। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बाकी बची हुई दो एक्टिविटीज डिस्कस कर रहे होंगे जो कि आती हैं हमारे टॉपिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। बची हुई कौन कौन सी एक्टिविटीज थी? 1.7 और 1.8। तो जो 1.7 वाली एक्टिविटी है वो है बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हमारे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में होता क्या क्या है। तो ध्यान से देखो, एक रिएक्शन लिखता हूं मैं यहां पे, H2O लिक्विड, ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा H2 गैस प्लस O2 गैस में, ऐसा कुछ हो जाएगा। और साथ में अगर हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो किस प्रकार बैलेंस होगी? यहाँ ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, यहाँ ऑक्सीजन का एक एटम है, तो बैलेंस करूंगा 2। अब उस चक्कर में हाइड्रोजन का मामला हो गया खराब, तो फिर हाइड्रोजन को भी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन। लेकिन आप लोग यहाँ एक बात ध्यान से सुनना कि अगर मैं वाटर को एक पतीले में रख देता हूं और वो 100, 200, 300 साल तक भी उस पतीले में रखा रहता है, ठीक है, और ढक के रखता हूं, वो जो पानी है उसे मैं ढक के रखता हूं। ढक के क्यों रखता हूं? जिसके कारण वो इवेपोरेट ना हो, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पतीले में मैंने पानी रखा, ढक के 100 सालों तक रखा हुआ है, वो कभी भी खुद से ये पर्टिकुलर रिएक्शन शो नहीं करेगा। मतलब मेरा पानी कभी भी खुद से H2 और O2 में कन्वर्ट नहीं होगा, हमें उसे फोर्सफुली कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। और फोर्सफुली हम कन्वर्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। मतलब वाटर में हम पास करवा रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिस कारण हमारी ये रिएक्शन हो जाती है। और इसी को हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। हम यहां पास करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यहां पे आप कुछ चीजें और अच्छे से नोट कर सकते हो। क्या है वो नोट करने वाली चीजें? ये जो मेरा H2O है, H2O किस प्रकार बनता है? अगर आप लोगों ने 9th क्लास में केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखा हो, ठीक है, हमें जो सिखाया जाता था अलग अलग कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला बनाना, तो हम H2O का फॉर्मूला किस प्रकार बनाते थे? हम करते थे यहाँ पे यहाँ पे H+1 था, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता था, ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज होता था। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा कुछ करवा देते थे, मतलब इस 2 को यहाँ लिख दिया और इस +1 को यहाँ लिख दिया चार्ज हटा के, तो ये बनता था हमारा H2O। मतलब कुल मिला के मैं आपको यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर 2- का चार्ज होगा, ऑक्सीजन के ऊपर 2- का चार्ज होगा, और हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज होगा। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर +2 का चार्ज होगा। एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होगा? -2 का। लेकिन 2 हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर +2 का चार्ज होगा। एक हाइड्रोजन एटम के ऊपर +1 का चार्ज होता है, 2 हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर +2 का चार्ज होता है, तभी तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। 2 हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर +2 का चार्ज और एक ऑक्सीजन के ऊपर 2- का चार्ज, तभी तो ये दोनों आपस में बैलेंस करेंगे। +2 और -2 एक दूसरे से कैंसिल आउट होके ये पर्टिकुलर हमारा कंपाउंड बनेगा। तो यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर मेरा +2 चार्ज है। अच्छा, अब आप लोग ध्यान से देखो, यहां मैं अगर बात करूं सिर्फ मेरे हाइड्रोजन गैस की, तो हाइड्रोजन गैस के ऊपर 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। और यहां अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीजन गैस की, तो ऑक्सीजन गैस के ऊपर भी 0 चार्ज है, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो हम इस तरह के भी कंपाउंड्स बना रहे होते थे 9th क्लास में। यहाँ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एक दूसरे से कंबाइन क्यों होते हैं? ताकि वो अपना डुप्लेट पूरा करें। और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एक दूसरे से कंबाइन क्यों होते हैं? ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा करें, ठीक है। ऑक्टेट पूरा करते हैं तो
स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप आगे आने वाले चैप्टर्स में भी ये बातें सीख रहे होगे। मान लो अगर आपने एक बार को 9th क्लास में ये ऑक्टेट और डुप्लेट वाली बात नहीं पढ़ी, तो आप ये पढ़ोगे आगे आने वाले चैप्टर्स में 10th क्लास में ही, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप लोग याद रखो कि ये 2 ऑक्सीजन एटम्स हमेशा साथ में इसलिए रहते हैं क्योंकि ये स्टेबल रहते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। और वैसे ही 2 हाइड्रोजन एटम्स साथ में हमेशा रहते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी प्राप्त हो जाती है। मतलब कभी भी आपको एक ऐसे सिंगल हाइड्रोजन एटम नहीं दिखेगा या एक सिंगल ऑक्सीजन एटम नहीं दिखेगा। अगर मिलेंगे तो आपको 2 ऑक्सीजन एटम्स कंबाइंड मिलेंगे तो आपको 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइंड मिलेंगे और 2 ऑक्सीजन एटम्स ये भी आपको कंबाइंड मिलेंगे क्योंकि ये स्टेबल हो जाते हैं। और जब 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन हो जाते हैं तो इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, 0 होता है। अब आप लोग ध्यान से देखो कि जो मेरा ऑक्सीजन पे चार्ज है वो -2 से क्या हो गया, 0 हो गया। ऑक्सीजन पे चार्ज -2 से हो गया 0, मतलब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज था, ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ देगा तो ऑक्सीजन पे हो जाएगा 0 चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे निकल आएंगे। ठीक है, और एक हाइड्रोजन पे होता है +1 चार्ज, 2 हाइड्रोजन पे होते हैं +2 चार्ज। ठीक है, +2 चार्ज हो गया ना। और अगर +2 चार्ज इसे मिल जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे 2 हाइड्रोजन एटम्स को मिल जाएंगे तो ये बना देगा मेरा H2। ठीक है, तो ये बना देगा मेरा H2 गैस। और यहाँ पे एक चीज और नोट कर लो, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ O2 होगा और यहाँ मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब आप लोग सोचोगे कि भैया आपने यहाँ पे इसे 2 से और इसे भी 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, तो मैं कहूँगा यार कि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स थे तो इधर भी तो 2 एटम्स होने चाहिए ना ऑक्सीजन के। ठीक है, इधर भी तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स होने चाहिए, तभी तो यहाँ O2 बनेगा। और एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो 2 ऑक्सीजन के एटम्स 4 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये है मतलब यहाँ मेरा ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा है और हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तब वो H2 गैस बना रहा है। और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा है तो तब वो O2 गैस बना रहा है। ये चीज आप नोट कर लो, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स कर देता है रिलीज और हाइड्रोजन कर लेता है 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन। बस ये चीज आप इनिशियली नोट कर लो। अब मैं आपको समझाता हूं ये जो पूरी एक्टिविटी 1.7 है इसमें हम सेटअप किस प्रकार कर रहे हैं। अब मैं आपको पूरा सेटअप समझाऊंगा। तो यहाँ पे सेटअप में क्या हो रहा है कि मैंने एक बहुत बड़ा कंटेनर लिया, उसमें मैंने पानी भर दिया। पानी भरने के साथ साथ मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट या एक एसिड भर दिया H2SO4। H2SO4 क्यों भरा, ताकि मैं मेरे वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ा दूं। ठीक है, क्योंकि H2SO4 बना किससे है, H2SO4 बना है 2H प्लस SO4 2- से। अच्छा, H+ मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया, SO4 2- मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इससे क्या हुआ कि जैसे ही मैं H2SO4 को पानी में डालता हूं तो H2SO4 ब्रेक होके मेरा H+ और SO4 2- बना देता है। और H+ के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, SO4 2- के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। मतलब पानी में पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, नेगेटिव चार्ज भी आ गया। इसके कारण क्या हुआ कि वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ गई। वाटर अब ज्यादा कंडक्टिंग नेचर का हो गया। जैसे आप लोगों को पता होगा कि वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तभी मेरा करंट फ्लो करता है। तो वायर में यानी एल्यूमिनियम वायर में मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कारण मेरा जो एल्यूमिनियम वायर है वो कंडक्टिंग इन नेचर है। इसी तरह H2SO4 भी ब्रेक हो जाता है H+ और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इस कारण H2SO4 जो है वो मेरा वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ा देता है। तो वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मैंने क्या डाला, H2SO4। क्योंकि वायर में भी तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज ही होते हैं, और इस कारण उसमें करंट फ्लो करता है और वायर की कंडक्टिविटी भी होती है।
वैसे ही अगर मैं इसमें H2SO4 डालता हूँ तो ये भी पानी को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे देते हैं, इस कारण वाटर की जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ा दी मैंने H2SO4 डाल के। अब उसके बाद मैंने क्या करा कि ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको मैंने कैसे भी करके यहाँ फिक्स कर दिया। अब आप लोग ये मत पूछना कि भैया ये फिक्स कैसे हो जाएंगे, ऐसे कैसे फिक्स हो गए, बस कर दिया हमने फिक्स, क्योंकि आप ये प्रैक्टिकली तो 10th क्लास में करने नहीं वाले अभी। बस आप लोग इतना जान लो कि मैंने इसे कैसे भी करके फिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए, उन दोनों में मैंने पूरा फुल पानी भरा और उन टेस्ट ट्यूब्स को लेके मैंने इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर ऐसे डाल दिया, इन इलेक्ट्रोड्स पे मैंने डाल दिया और इस प्रकार डाला कि जो टेस्ट ट्यूब्स में भरा वो पानी है वो पानी इनसे बाहर ना निकले, वो पानी अभी भी फुल भरा रहे ऊपर तक। दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में जो पानी है वो पूरा ऊपर तक भरा रहे, वो पानी बाहर ना निकल पाए। इस प्रकार मैंने उल्टा करके मेरे टेस्ट ट्यूब को इन इलेक्ट्रोड्स में डाल दिया। अच्छा, अब आप लोग एक चीज और सोचेंगे कि भैया हमें जो केमिस्ट्री जो हमें एनसीईआरटी की किताब में जो एक्टिविटी 1.7 का डायग्राम दे रखा है वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता। हमें जो एक्टिविटी 1.7 में डायग्राम दे रखा है वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता। मैं कहूँगा हाँ यार ऐसा नहीं दिखता, लेकिन अगर मैं आपको इस डायग्राम की हेल्प से भी ये एक्टिविटी 1.7 अच्छे से समझा दूंगा तो जब आप लोग अपनी एनसीईआरटी का वो पर्टिकुलर डायग्राम देखेंगे या उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, डायग्राम कैसा भी हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए। एक्टिविटी 1.7 कर रहे हैं, कम से कम नाम तो लिख लें इसका, एक्टिविटी 1.7, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ध्यान से देखो हुआ क्या कि कंटेनर में मेरा बहुत सारा H2O है, ठीक है, कंटेनर में मेरा बहुत सारा H2O है, तो कुछ H2O इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के पास भी होगा और कुछ H2O इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के पास भी होगा, ठीक है। तो जो H2O इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के पास होता है, बैटरी से मेरे, अब मैंने बैटरी को ऑन कर दिया, मैंने बैटरी को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। अब तक मेरी बैटरी जो थी क्लोज थी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और नोट कर लेना कि मैंने मेरे 2 इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया बैटरी से। इस वाले इलेक्ट्रोड को मैंने कनेक्ट करा नेगेटिव टर्मिनल की बैटरी से और इस वाले इलेक्ट्रोड को मैंने कनेक्ट करा पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी से, और ये दोनों वायर्स हैं। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर रहे हैं, ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा कि ये क्यों इस तरफ जा रहे हैं और ये क्यों इस तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बस ये मैंने आपको पूरा सेटअप समझा दिया। अब हम शुरू करते हैं। मेरे कंटेनर में बहुत सारा पानी है, मैंने बैटरी को स्विच ऑन कर दिया। जैसे ही मैं मेरी बैटरी को स्विच ऑन करता हूँ तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आते हैं मेरे इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के पास। इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के पास मेरे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और यहाँ आसपास बहुत सारा पानी भी है। मतलब जो मेरा H2O है वो रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। मेरा जो H2O है वो रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन से। और अगर मैं और स्पेसिफिकली बोलूं तो मेरा जो H+ है, जो मेरा H+ है वो रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन से और ये बना देगा क्या, H2 गैस, और ये प्रोड्यूस क्या कर देगा, H2 गैस। और अगर मैं इसे बैलेंस करता हूं तो 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स मी H2 गैस, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आए तो मैं दोबारा बताता हूं कि जैसे ही मैं मेरी बैटरी को स्विच ऑन करता हूं, बैटरी को स्विच ऑन करने का मतलब क्या है कि मैंने मेरे इस पर्टिकुलर पूरे सेटअप को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना शुरू करा तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, ठीक है। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के पास आएंगे और यहाँ पे आसपास H2O है बहुत सारा, H2O रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन से। या मैं और स्पेसिफिकली कहूं तो जो मेरा हाइड्रोजन है H+ है वो रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन से और वो रिएक्ट करके बना देगा H2 गैस। ये हो गया, मतलब इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड में मेरा ये सब काम हो रहा होता है,
अच्छा, अब उसके बाद यहाँ क्या होता है, ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि बहुत सारा H2O है यहाँ पे भी हमारा क्या है, बहुत सारा H2O है आसपास। तो H2O यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाते थे इस तरफ, और इस तरफ मेरा H2O आके यहाँ पे H2O आया मेरा, और क्योंकि ये वाली जो वायर है वो कनेक्टेड थी मेरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल करता क्या है कि ये H2O से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो H2O से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, या मैं और स्पेसिफिक होके बोलूं तो वो मेरा ऑक्सीजन से, मेरा जो ऑक्सीजन था 2- फॉर्म में, इससे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है और बना देता है क्या, O2 गैस। और अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करके लिखूं तो कुछ इस प्रकार दिखेगी। अगर एक ऑक्सीजन से या एक O2- से 2 इलेक्ट्रॉन खींचता है तो 2 ऑक्सीजन एटम से 4 इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, ठीक है। और हम कभी भी हमारी रिएक्शन को इस प्रकार नहीं लिखते, तो मैं इस -4 इलेक्ट्रॉन को उस तरफ लिख दूंगा। तो ये 2 O2- gives O2 गैस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आया कि हो क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है यहाँ, कि यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल था, इलेक्ट्रॉन्स आए और इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए किसमें, वाटर में, या बेसिकली मैं और स्पेसिफिकली कहूँ तो हाइड्रोजन में जाके इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए और इसने बनाया H2। मतलब इस तरफ मेरा क्या प्रोड्यूस होता है, H2 प्रोड्यूस होता है, और इस तरफ मेरा क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है कि यहाँ मेरे बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, और H2O के मॉलिक्यूल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन, H2O के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन खींच लेती है बैटरी इस पॉजिटिव चार्ज के कारण। इसीलिए मैंने यहाँ पे दिखाया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे निकल के इस तरफ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बैटरी से इस तरफ आते हैं फिर, ठीक है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो मेरे ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए गए तो उसने बना दिया O2। मतलब इस तरफ मेरा बनता है क्या, O2 बनता है, इस तरफ मेरा क्या बनता है, O2, और यहाँ क्या बनता है मेरा, हाइड्रोजन। तो अब और थोड़ा ध्यान से देखते हैं इसको, और थोड़ा इसे देखेंगे। तो जिस तरफ मेरा हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, जिस तरफ मेरा प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन, उसको मैं कहता हूं कैथोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड 2 टाइप के होते हैं, आपको पता होगा शायद, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। ये आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो, इतना तो मुझे याद है कि कैथोड और एनोड वगैरह आप 9th में भी पढ़ के आते हो। तो जहां पे मेरा हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ, या जिस इलेक्ट्रोड में मेरा हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ, उसे मैंने क्या कहा, कैथोड। देखो मैंने राइट साइड लिखा है, राइट साइड हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ और राइट साइड वाले को कैथोड कहा, तो मैंने राइट साइड लिखा कैथोड। यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और जो मेरा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड वाले को मैं क्या कहूंगा, एनोड, इसे मैं कहता हूं एनोड। और यहां मेरा क्या प्रोड्यूस हुआ, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस प्रकार प्रोड्यूस हुए, ये तो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन करा था रिएक्शन की मदद से, ठीक है। जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि O2- से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते ही क्या हुआ कि वो O2 गैस में कन्वर्ट हो गया। अभी मैंने आपको यही एक्सप्लेन करा था कि ये कैसे प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम यहाँ पे कुछ चीजें और देखेंगे। अगर हम लोगों को याद है वो रिएक्शन जो हमने सबसे पहले देखी थी, कौन सी रिएक्शन भैया, देखो ये वाली रिएक्शन, H2O लिक्विड में अगर हम पास करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, या जब हम H2O को करवाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ये पूरा सेटअप है इलेक्ट्रोलिसिस करवाने का,
जब भी हम H2O को करवाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस तो ये कन्वर्ट होता है H2 गैस में प्लस O2 गैस में। अब अगर मैं इसको बैलेंस करता हूं तो 2 यहाँ 2 यहाँ। अब आप लोग ध्यान से देखो कि यहाँ पे होता क्या है, H2 गैस जो यहाँ प्रोड्यूस होती है वो ऐसा नहीं है कि बाहर हवा में उड़ के ऊपर भाग जाती है, और O2 गैस जो यहाँ प्रोड्यूस होती है वो भी ऐसा नहीं करती कि बाहर उड़ के भाग जाती है। जो H2 गैस यहाँ प्रोड्यूस हो रही है वो बेसिकली ऊपर आती है, ये जो टेस्ट ट्यूब है इस ट्यूब में आके अंदर घुस जाती है, ट्यूब के अंदर आके घुस जाती है। अच्छा, अब आपको यहाँ एक बात तो पता ही होगी कि जो गैस होती है वो हमेशा हल्की होती है वाटर के कंपैरिजन में। कोई भी गैस जो होती है वो लिक्विड के कंपैरिजन में हल्की होती है। इस कारण जो हाइड्रोजन गैस है वो वाटर से ऊपर आके चली जाएगी, वाटर से ऊपर आ जाएगी। मतलब जो यहाँ अब तक पानी भरा हुआ था वो पानी धीरे धीरे नीचे आएगा। आप ऐसा देखोगे अगर आप करते हो लैब में कभी, अगर आपको जिंदगी के किसी पल में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने को मिलता है तो आप ऐसा देख रहे होगे कि जो ये मेरा पानी था पूरा फुल भरा हुआ था टेस्ट ट्यूब में, वो पानी जो है वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है, पानी धीरे धीरे नीचे आ जाता है और यहाँ पे क्या भर जाती है मेरी पूरी हाइड्रोजन गैस, यहाँ मेरी हाइड्रोजन गैस भर जाती है। अच्छा, और इस तरफ भी ऐसा ही होता है कि यहाँ मेरी क्या भर जाती है, ऑक्सीजन गैस। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है नोट करने वाली, यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली और है कि अगर मैं बात करता हूं इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाले हिस्से की, तो पानी जो है वहां थोड़ा ज्यादा नीचे आता है, पानी यहाँ थोड़ा ज्यादा ही नीचे आ जाता है, लेकिन यहाँ उतना नीचे नहीं आता। मतलब यहाँ समझो, बेसिकली पहले क्या था कि दोनों टेस्ट ट्यूब फुल भरे थे यहाँ तक, बिल्कुल ऊपर तक, ठीक है, इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में पानी फुल ऊपर तक भरा था। उसके बाद जैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई तो इधर वाले टेस्ट ट्यूब में, जो राइट साइड वाला टेस्ट ट्यूब है, राइट साइड वाले टेस्ट ट्यूब में पानी यहां तक आ गया और हाइड्रोजन गैस यहां फिल हो गई। लेकिन जो लेफ्ट साइड वाला ट्यूब है, यहां पे जो पानी होता है वो सिर्फ यहीं तक नीचे आता है और यहां पे मेरी क्या प्रोड्यूस हो जाती है, ऑक्सीजन गैस। तो यहां ऐसा क्यों होता है ये जरा सोच के देखो आप लोग कि यहाँ पे तो पानी इतना ज्यादा नीचे आ गया और यहाँ पे पानी बस थोड़ा ही नीचे आया। हालांकि प्रोड्यूस तो हो रही है दोनों में गैसेस, लेकिन हाइड्रोजन में ऐसा क्या है कि पानी इतना ज्यादा नीचे आ गया और यहाँ पानी कम ही नीचे आया। तो अगर आप थोड़ा सा सोच पा रहे हो तो जरूर यहाँ पे हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज्यादा होगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में जो राइट साइड में है, जो टेस्ट ट्यूब राइट साइड में है, यहां पे हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्योंकि हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ज्यादा है इस कारण वो ज्यादा पानी को नीचे ढकेल के ऊपर आ जाती है, और यहाँ ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम कम है इस कारण वो कम पानी को ही नीचे ढकेल पाती है और खुद ऊपर आती है। और ये चीज हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन से भी समझ सकते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे जब मेरे वाटर मॉलिक्यूल्स, मैं वाटर मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रोलिसिस करवाता हूं तो मेरा जो H2 गैस प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन गैस जो प्रोड्यूस होती है, इनका रेशियो देखो। जब भी मैं मेरे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाता हूं तो मेरी जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है उसका अमाउंट डबल होता है। मतलब मेरे हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम डबल होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। हम यहां से भी देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो डबल वॉल्यूम या डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, और यहाँ ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से कम या हाइड्रोजन के अमाउंट की आधी ही प्रोड्यूस होती है। क्या, ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो हाइड्रोजन के अमाउंट की आधी होती है। और हम ये बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन से भी समझ पा रहे हैं, ये हम हमारी बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन से भी समझ पा रहे हैं। तो अब आप लोगों को शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि रिएक्शन को बैलेंस करने का सिग्निफिकेंस क्या है। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो कि हाइड्रोजन गैस का यहाँ वॉल्यूम ज्यादा था और हम ये हमारी रिएक्शन से भी देख रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का वॉल्यूम आधा होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। आप लोग इस एक्सपेरिमेंट से भी देख सकते हो। और हमें यहाँ से
बैलेंसिंग करने का सिग्निफिकेंस भी समझ आ गया होगा कि कितना जरूरी होता है कि हम बैलेंसिंग करें, हमारी रिएक्शंस को हम बैलेंस करें। तो ये हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद अब क्या होता है, अब आगे क्या बचा हुआ है, बस हमारी ये एक्टिविटी यहीं पे होती है समाप्त। आशा करता हूं आपको ये पूरी एक्टिविटी 1.7 बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप लोग दोबारा एक बार रिपीट करके देख लो, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी अच्छी एक्टिविटी थी। एनसीईआरटी में देख के, एनसीईआरटी से पढ़ के आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली, इसलिए मैंने थोड़ा इसे अच्छे से समझाया, थोड़ा डेप्थ में जाके समझाया। हालांकि मेरा डायग्राम जरूर अलग है, लेकिन आप इस डायग्राम की हेल्प से भी अगर मेरा ये एक्सपेरिमेंट या ये एक्टिविटी समझ लेंगे तो एनसीईआरटी समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम एक चीज और यहाँ देखते हैं, जैसे मेरा यहाँ H2O लिक्विड था, इसको मैंने किस में ब्रेक करा, H2 गैस प्लस O2 गैस में ब्रेक कर दिया इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से, बैलेंस करा, ये हो गया, ठीक है। तो अब अगर आप लोग यहाँ ध्यान से देख पा रहे हो तो मैं मेरे H2O लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता हूँ, ठीक है, मैं मेरे H2O लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता हूँ और H2O ब्रेक हो जाता है H2 गैस और O2 गैस में। मतलब मेरा एक कंपाउंड ब्रेक हो जा रहा है दो सिंपलर कंपाउंड्स में। इस कारण मैं कह सकता हूं कि जो मेरा H2O का इलेक्ट्रोलिसिस है वो एक एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, क्योंकि एक सिंगल कंपाउंड दो अलग अलग सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक हो जा रहा है। मेरा एक सिंगल कंपाउंड दो अलग अलग सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक हो जा रहा है, इस कारण ये रिएक्शन मेरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन ये रिएक्शन एंडोथर्मिक तो बिल्कुल नहीं है। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है एंडोथर्मिक ये? क्योंकि एंडोथर्मिक की डेफिनेशन याद करो, मैंने क्या कहा था, जिस पर्टिकुलर रिएक्शन को मैं हीट सप्लाई करता हूं, ठीक है, जिस पर्टिकुलर रिएक्शन को मैं हीट सप्लाई करता हूं तब वो रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड करती है, उसे मैं क्या कहता हूं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे तो मैं H2O को हीट सप्लाई कर ही नहीं रहा, यहाँ तो मैं H2O को क्या सप्लाई कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा हूँ ना, तब उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। तो इस कारण ये पर्टिकुलर रिएक्शन हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल तो बिल्कुल नहीं होगी। ये मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है ही नहीं है। जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दो रिएक्शंस बताई थी वो दोनों है एंडोथर्मिक की एग्जांपल। तो हमारा एक्टिविटी हम यही खत्म करते हैं, एक्टिविटी 1.7। अब हम आते हैं हमारे एक्टिविटी 1.8 पे। एक्टिविटी नंबर 1.8 में क्या है, एक्टिविटी नंबर 1.8 में ये बहुत सिंपल एक्टिविटी होने वाली है, बहुत आसानी से कर लोगे। हम 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेंगे। क्या लेंगे? 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड। किसमें? चाइना डिश में, चाइना डिश या दुश्मन डिश में, ठीक है, दुश्मन डिश में हम 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेंगे। और सिल्वर क्लोराइड लेके हमने क्या करा, अच्छा अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये दुश्मन डिश या चाइना डिश है क्या? ये एक प्लेट जैसी होती है, एक ट्रांसपेरेंट प्लेट होती है, ठीक है, जिससे हम आर पार देख सकते हैं, बहुत छोटी सी होती है, जिसमें हम बेसिकली थोड़े बहुत रिएक्शंस करवा रहे होते हैं, या जो हमारा प्रोडक्ट रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट होता है, बचा हुआ प्रोडक्ट रेजिड्यू, उसे हम उस प्लेट में, उस चाइना डिश में हम कलेक्ट कर रहे होते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि भैया रेजिड्यू क्या होता है? रिएक्शन होने के बाद जो रिएक्शन के बचे हुए अवशेष होते हैं उन्हें हम रेजिड्यू कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम कलेक्ट करते हैं। बेसिकली हम चाइना डिश का इस्तेमाल करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए या थोड़ी बहुत कुछ रिएक्शंस करवाने के लिए, ठीक है। और जब आप अपने केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो आप समझ जाओगे कि चाइना डिश होती क्या है। तो हमने 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया चाइना डिश में। अब मैंने क्या करा कि इसको ले जाके सीधा उठा के धूप में रख दिया। पहले मैंने मेरे सिल्वर क्लोराइड का कलर भी नोट करा कि इसका कलर कैसा है। उसके बाद मैंने चाइना डिश को उठा के धूप में रख दिया। तो हम क्या चीजें ऑब्जर्व करते हैं वो हमें लिखनी है। हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या क्या होते हैं, चलो देखते हैं हमारे क्या ऑब्जर्वेशंस होते हैं।
इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से ऑब्जर्वेशंस, हमारे AgCl का जो कलर होता है जो कि था सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होगा क्योंकि पाउडर्ड है। हमारा AgCl सॉलिड जो था वो पहले किस कलर का था, वो था वाइट कलर का, वो था वाइट कलर का। उसके बाद जैसे ही मैंने इसे सनलाइट में ले जाके रखा तो ये कन्वर्ट हो गया, इसका कलर चेंज हो गया ग्रे कलर में, क्योंकि ये ब्रेक हो जाता है Ag सॉलिड में, मतलब ये सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है AgCl से, और सिल्वर तो भाई ग्रे कलर का होता है, ये तो आपको पता ही है। प्लस Cl2 गैस जो होती है वो एस्केप हो जाती है एनवायरनमेंट, हवा में उड़ जाती है। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करूं तो Cl2 है, 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, यहाँ पे 2 लगा दूंगा। अब इसके चक्कर में Ag खराब हो गया तो Ag के आगे भी 2 लगा दूंगा, ठीक है। ये होती है हमारी रिएक्शन। मतलब हमें ऑब्जर्वेशंस क्या क्या दिखाई देती हैं कि मेरे जो रिएक्टेंट का कलर है वो चेंज हो गया वाइट से ग्रे में। और क्यों होता है चेंज, क्योंकि AgCl को मिलती है सनलाइट, और सनलाइट मिलने के कारण वो ब्रेक हो जाता है Ag और Cl में, और Ag का कलर तो ग्रे होता है। ये हो गया पहली रिएक्शन। और साथ में अगर मैं बात करूं AgBr की, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको भी अगर मैं रखता हूं सनलाइट में तो AgBr जो होती है वो मेरा क्या होता है, येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। और जैसे ही मैं इसे सनलाइट में रखता हूं तो ये भी ब्रेक हो जाता है किसमें, Ag सॉलिड प्लस Br2 गैस, ब्रोमीन गैस में। ये ब्रोमीन गैस भी एनवायरनमेंट में एस्केप कर जाती है और Ag सॉलिड में ब्रेक हो जाता है। तो ये भी बेसिकली इसका भी जो कलर है वो चेंज हो जाता है येलो कलर से ग्रे कलर में, ये भी चेंज हो जाता है येलो कलर से ग्रे कलर में। और अगर मैं इसे बैलेंस करूं तो मैं यहाँ 2 लगाऊंगा और यहाँ 2 लगाऊंगा, ठीक है, बहुत सिंपल था, सेम ऐसे ही बैलेंस करा मैंने इसको। अच्छा, अब आप लोग यहाँ एक चीज और नोट करो, इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से मैं मेरे इन दोनों रिएक्शंस की मैं हेल्प लेता हूं मेरे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक कैमरा में। अब आप लोग सोचोगे भैया ये भी बता दो ना कि कैसे लेते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक कैमरा में हम इन दोनों रिएक्शंस की हेल्प कैसे लेते हैं, ये भी बताओ ना। तो मैं कहूँगा यार सारी चीज़ें मैं ही बता दूंगा, तो फिर आप लोग कैसे डेवलप करोगे, ठीक है। आप भी थोड़ा अपनी बुद्धि का विकास करो, थोड़ा गूगल वगैरह में जाके सर्च करो, रिसर्च करो कि किस प्रकार इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से इन दोनों रिएक्शन की हेल्प लेके मैं मेरे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक कैमरा को चलाता हूँ, ठीक है। ये आपको काम करके लाना है। अच्छा, अब दूसरी चीज ध्यान से देखो कि यहाँ पे मेरा एक कंपाउंड 2 सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी मेरी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि एक कंपाउंड ब्रेक होके 2 डिफरेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया, या 2 डिफरेंट एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया। ये दोनों एलिमेंट्स ही तो हैं। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हो रहा है, एक पर्टिकुलर सिंगल कंपाउंड टूट के 2 अलग डिफरेंट सिंपलर कंपाउंड्स या सिंपलर एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो गए। तो ये भी मेरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन ये दोनों भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं इन्हें एनर्जी के फॉर्म में सनलाइट दे रहा हूँ, हीट नहीं दे रहा। एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि मैं एनर्जी हीट के फॉर्म में देता हूँ रिएक्शन को, ठीक है, मैं मेरी रिएक्शन को एनर्जी हीट के फॉर्म में देता हूँ या हीट देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं मेरी रिएक्शंस को सनलाइट देके करवा रहा हूँ, तो इस कारण ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस तो बिल्कुल नहीं है। पर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जरूर है, क्योंकि एक कंपाउंड ब्रेक होकर 2 डिफरेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो ये वाला एक्टिविटी था, जो एक्टिविटी 1.7 था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था समझना। इसे आप बहुत ध्यान से लेना, थोड़ा सीरियसली लेना। अगर नहीं आया समझ में तो दोबारा एक बार देख लेना ज़रूर, क्योंकि ये बहुत तगड़े लेवल की चीज़ है। जब आप 11th और 12th क्लास में जाओगे, अगर आप साइंस लेते हो, तो ये आपको और डेप्थ में समझा रखा होगा उन क्लासेस में, और आप बहुत डेप्थ में जाके पढ़ रहे होगे इन पर्टिकुलर रिएक्शंस को या इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को, जहाँ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन सब कुछ आएगा,
ठीक है, तो बाकी बातें हम करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।